दिए। यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए? दीदी हम लोग को बचा लिया, हमारा इज्जत बचा लीजिए। तो राज्य के निवासी गुहार लगा रही हैं, मजलूम जो औरतें हैं जो वो आवाज़ लगा रही हैं कि दीदी हमारी इज्जत बचा लीजिए। काश ये शब्द उनके कानों में पड़ रहे होंगे और वो उस पर ज़रूर संवेदनशीलता से समझेंगी, जानेंगे। इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय सरकार जो कि टीएमसी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है संजय जी। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल, बहुत स्वागत है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। और निशांत राय इस वक्त जुड़े हुए हैं मालदा से। निशांत, आपका भी स्वागत है। और निशांत, आपके साथ ही शुरू करना चाहेंगे इस डिबेट को। सबसे पहले ग्राउंड जीरो की जो सिचुएशन है वो आप बताइए। आप लगातार वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, कितने जो पीड़ित हैं उनके विषय में भी बताइए। और क्या लोग जो हिंदू हैं वो जो पलायन कर गए थे, क्या वापस आ रहे हैं? कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं मुर्शिदाबाद से गंगा पार मालदा के उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ हिंदू शरणार्थी दंगे वाले दिन उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और यहाँ पर आकर रुके। परलालपुर स्कूल में उनको ठहराया गया और सैकड़ों की संख्या में हिंदू शरणार्थी जो हैं इस स्कूल में रुके हुए हैं, जो मेरे पीछे है। हालांकि वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिसके चलते मैं स्कूल से लगभग 50 मीटर आगे खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू शरणार्थियों से मीडिया को मुखातिब नहीं होने दिया जा रहा है। हम सुबह से प्रयास कर रहे हैं, सुबह से हमने बात की यहाँ के अधिकारियों से। उन्होंने कहा आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। मैंने खुद मेल किया यहाँ के जिलाधिकारी को, लेकिन अभी तक मेल का कोई जवाब नहीं आया। और हैंड रिटन भी मैंने एक कॉपी यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद थे उनको दी, उन्होंने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो वापसी जाने की बात है, तो हमारी जो तमाम यहाँ रिपोर्टर्स पहले से रिपोर्ट कर रहे थे उनसे बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि शरणार्थी पूरी तरीके से डरे हुए हैं और अब वो उम्मीद ही खो रहे हैं कि उनको किस तरीके से वापस जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से ममता सरकार का रवैया रहा है और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली पर चोट इस प्रकार की है कि जो पीड़ित परिवार है, जिनके घर में 2 हत्याएं हुई, उन्होंने सरकार से मुआवजे के लिए सीधे तौर पर मना कर दिया और इंसाफ की मांग की। अभी हम एक बाइट सुन रहे थे जिसमें एक महिला साफ तौर पर कह रही थी कि दीदी हमारी इज्जत बचा लीजिए। ममता बनर्जी को भी पूरा बंगाल दीदी के तौर पर बुलाता है और दीदी के शासन में अगर महिलाओं को ये बात कहनी पड़ रही है तो दीदी के लिए सोचने का विषय है, ना कि केवल केंद्र सरकार पर बीएसएफ का ठीकरा फोड़कर खुद को बचाने वाली बात है। आखिर बंगाल पुलिस किस तरीके से अपना काम कर रही है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाते हैं। लेकिन अभी की मैं आपकी स्थिति बता दूं, परलालपुर स्कूल से बाहर हूं। सुबह से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं पीड़ित परिवारों से बात करने की, लेकिन प्रशासन के द्वारा बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा रही है। जी, ये पहली बार सुन रहे हैं कि मीडिया पीड़ितों की बाइट करना चाहती है। निशांत और विनोद जी, आपने भी शायद पहली बार सुना होगा कि ये कहा जाए कि आप पहले एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिख कर दीजिए और उस एप्लीकेशन पर हम विचार करेंगे कि आप पीड़ितों के पास रिपोर्ट करने के लिए जा सकते हैं कि नहीं। तो ये जो है अपने आप में ही दर्शाता है कि किस तरह से कितनी पारदर्शिता इसमें बरती गई है। विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो पश्चिम बंगाल में हिंसा पर जो सियासत है, और अभी आपने ममता बनर्जी को भी सुना, वो ऐसे बता रही हैं कि बाहर से लोग, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आए हैं और मारपीट करके चले गए, और जो कुछ बाकी उनका ये भी कहना है कि लोग बॉर्डर, क्योंकि बीएसएफ को भी इसमें करें कि बॉर्डर पार बांग्लादेश से आए, मारपीट के घर फूंक के और उसके बाद वापस चले गए। निखिल, मैं दूरदर्शन देखने वाले दर्शक को बताना चाहता हूं कि वो निशांत राय को सुने जी। वो ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं। कल ममता बनर्जी जो इमामों के सम्मेलन में कह रही थी कि ये मीडिया जो है बिके हुई मीडिया, वो बता रही थी कि ये मीडिया जो है वो गुजरात का फोटो, असम का फोटो, यहाँ वहाँ का वीडियो दिखा दिखा के बंगाल को कह रहा है कि बंगाल जल रहा है। वो ये बता रही है कि ये सारे विजुअल ही फेक हैं जो मीडिया पे चल रहे हैं। नहीं, और जिस तरह से मीडिया का हाल उन्होंने किया है वो भी तो देखने की बात है। ये मीडिया के बारे में कम से कम ममता बनर्जी अपने इमामों के सम्मेलन में 5 मिनट ये बोलती गई कि ये पूरा मीडिया की रिपोर्ट फेल है।
और ये ममता बनर्जी की सरकार कैसे फेल है कि हमारा रिपोर्टर, दूरदर्शन का रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पे खड़ा है और वो से एक विक्टिम से बात करने की इजाजत नहीं मिलती है। तो ये शर्मनाक बात है इस डेमोक्रेसी के लिए। ये लोग जो निखिल आप कहते हैं, इसके पीछे की आप साजिश और इसके पीछे की सियासत समझिए। ये सड़क से जो कोर्ट तक की जो ये लड़ाई इन्होंने बताया था कि हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ में लड़ेंगे, तो उन्होंने ये कोर्ट से पहले ये अपना एक ये आप सोचिए कि एक प्रोमो दिखाया था बंगाल से कि हम इस देश में, जैसे ये मौलाना कुछ कहते थे कि हम आग लगा देंगे, हम घुटने पे टेका देंगे। खुद इनके मंत्री, टीएमसी के मंत्री कह रहे थे कि हम 50 लोगों को खड़ा कर देंगे पूरे कलकत्ता में और हम 10,000 भीड़ को कलकत्ता को घुटने पे खड़ा कर देंगे। तो आप सवाल उठिए कि टीएमसी सरकार के मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं और टीएमसी के स्पॉन्सर्ड अगर इसको नहीं कहा जाए तो इसको क्या कहा जा सकता है, जहां एक तरह से मीडिया को भी आपने सेंसर कर दिया है और आप जस्टिस की बात कहते हैं, जस्टिस के दावे की बात करते हैं। आप एसआईटी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कल जब टिप्पणी की थी तब आपने आनन फानन में एसआईटी बनाया है और ममता बनर्जी एक बार उस पीड़ितों के साथ मिलना तो दूर, उनका एक तरह से जो उनकी एपैथी है, उनकी जो एक एग्नी है, उसको कम से कम बताने के भी अपने को ये मस्कूर नहीं समझती है, काबिल नहीं समझ रही है। तो ये कह सकते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए शर्म है और इस समाज के लिए शर्म है। निश्चित तौर पर। डॉक्टर, मैं पहले संजय सरकार जी के पास जाऊंगा। संजय सरकार जी, ये किस तरह की डेमोक्रेसी है जिस पर ममता बनर्जी कहती हैं कि भाई जो मीडिया है वो तमाम गलत चीज़ें दिखा रही है, कहीं का वीडियो कहीं का लगा दिया जा रहा है और अभी आपके सामने हमारे रिपोर्टर वहाँ खड़े हुए हैं और उनको पीड़ितों से बात करने की इजाज़त नहीं है, एप्लीकेशन मांगी जा रही है। तो ये लोकतंत्र का चेहरा है, यही ममता बनर्जी दिखा रही हैं और वो बीएसएफ से लेकर के और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को इसमें दोषी ठहरा रही है। देखिए, आप जो पहले जो ब्रीफ जो दिखाया ना, जो बाइट दिखा रहे थे, महिला को बाइट आप दिखा रहा था। अब सबसे बड़ा बात है, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो बाइट दिखाया इसके लिए आपको धन्यवाद इस कारण में आपको हम दे रहे हैं, जहां आप बाइट दिखा रहे हैं, जहां प्योर बंगाली बोलने नहीं आता, हिंदी तो बहुत दूर के बात है, देहाती बंगाली बोलता है, ये तो आप एक झूठ दिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, जो हम दिखा रहे हैं वो झूठ है। हिंदी ये वीडियो ये आपके हिसाब से कहां शूट किया गया है? मुर्शिदाबाद इलाका में हम आपको लेके कहां शूट किया गया ये भी तो बताते चलिए। नहीं, आप मेरे पलासी से लेके आपको शमशेरगंज से गुलियान फरक्का तक लेके जाएंगे। अगर इस तरफ से इतना अच्छा हिंदी अगर बोल देंगे, अब जो बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। वो तो आप बाहरी आदमी को लेकर उसको बाइट दिखा रहे हैं। नंबर 1। सरकार साहब, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। वो जिसने बाइट दिया है उसका निवेदन पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा चेहरा मोजाइक करके दिखाया जाए, इसलिए हमने दिखाया है कि उनका डर है, डरी हुई है, वो उनका डर है, महिलाएं, इसलिए हमने उनके चेहरे को ढकाया है। आप क्या शर्मनाक बात किए जा रहे हैं, कितना झूठ आप लोग। सरकार साहब, वो उनका डर है, नहीं तो दूसरे दिन उनको मार देंगे जान से। इसके लिए आपको गोदी मीडिया कहा जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए, ये जो हमारे रिपोर्टर खड़े हुए हैं इनके विषय में क्या कहेंगे? ये तो सामने खड़े हैं, बता रहे हैं कि ये तो कैमरा घुमा कर दिखवा दे 50 मीटर पे, अब भी आप मानने को राजी नहीं है। नहीं, जिस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप बोल रहे हैं ना, आपको अभी हम आप एक प्रूफ दिखाना है, प्रूफ देखते जाइए। नहीं, प्रूफ तो छोड़िए, हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप प्रूफ मत दिखाइए कागज पर, हम तो ऑन ग्राउंड कैमरा लेकर वहीं मौजूद हैं। सरकार साहब कैमरा लेकर मौजूद हैं और बात नहीं करने दिया जा रहा है, रिपोर्टर सामने खड़े हुए हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप कह रहे हैं हमें कागज पर दिखाएंगे, हम कह रहे हैं कैमरा लेकर हम वहां मौजूद है, इसका क्या जवाब है? सीधा जवाब दीजिए। देखिए, ये शमशेरगंज में ये कहा किया था मदन। अरे कमतरगंज की बात नहीं, मैं मालदा के स्कूल में सामने खड़ा हुआ हूं, मालदा के स्कूल के सामने डीडी न्यूज खड़ा हुआ है। आप बताइए, बाइट मिलेगी किसी की या एप्लीकेशन लिखवाएंगे? अरे जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना, जो पूछ रहे हैं वो बताइए, इधर उधर की बात मत करिए, जो पूछ रहे हैं वो बताइए, अगर साहस है तो बताइए, मैं चुनौती देता हूं आपको, आप बताइए। हमारा रिपोर्टर वहां पर खड़ा हुआ है, निशांत राय वहां पर अपनी टीम के साथ खड़े हुए हैं,
वो कह रहे हैं कि उनको वहां पर बाइट नहीं लेने दिया जा रहा है, किसी भी मीडिया को मिलने से रोक लगा दी गई है, इसलिए क्योंकि आप ये प्रोपेगेंडा फैला सके कि बाहर के लोग आए हैं और आप जैसे लोग कागज दिखा दिखा कर कहते रहे कि ये देखिए ये हिंदी बोल रहा है, ये हिंदी बोलने वाला तो बंगाली हो ही नहीं सकता, है ना। आप ये बताना चाह रहे हैं यानी कि अगर कोई 2-4 साल पहले माइग्रेट होकर वहां पहुंचा है तो वो भाषा भूल जाएगा, कैसी बात कर रहे हैं आप बताइए। पत्रकार है खड़ा हुआ वहां पे, और 7 नंबर रेस्कोर्स में बिका हुआ पत्रकार। अरे मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, अनर्गल मत बोलिए सरकार साहब, अनर्गल मत बोलिए, अगर साहस है मैं चुनौती देता हूं, इस बात का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता, अरे भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई इसमें, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आप और मेरे रिपोर्टर 3 लोगों के बीच की बात है, मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास अगर साहस है तो इस बात का जवाब दीजिए, अनर्गल मत बोलिए। अनर्गल हम नहीं बोल रहे। अरे बताइए ना क्या जवाब है आपका, यहाँ पर हिंदू क्या जवाब है इसका, नहीं होता है, क्या जवाब है इसका। कोई चैनल में बोल रहे हैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान कुल लड़ाई है, लड़ाई बाहर से आके आदमी लोग यहाँ से करा रहे हैं, यहाँ का आदमी लोग बोल रहे हैं। देखिए ये सरकार साहब, अरे भाई पीछे खड़े हुए हैं रिपोर्टर आपके, निखिल मैं रिपोर्टर की बात आप छोड़ दीजिए एक मिनट के, आप रिपोर्टर की बात छोड़ दीजिए। आपके बीजेपी के वहां प्रतिपक्ष के जो नेता है सदन में, आपके असेंबली में सरकार साहब शुभेंदु अधिकारी आज हाईकोर्ट पहुंचे हैं कि मुझे मुर्शिदाबाद जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझे जाने की इजाजत चाहिए। अपोजिशन के लीडर को आप मुर्शिदाबाद नहीं जाने दे रहे हैं और आप कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सारे बिहारी लोग हैं जो हिंदी बोल रहे हैं। ये क्या मजाक है यार। अगर आप में गट्स है, अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप अपोजिशन के लीडर को क्यों रोक रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को आज क्यों हाईकोर्ट जाना पड़ा है परमिशन के लिए, बताइए। पत्रकार लोग है, बिका हुआ पत्रकार के लिए क्या जवाब देंगे, जिसको सच्चाई दिखाने के लिए हिम्मत नहीं है। थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा दिया जाए, मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा सरकार साहब की ऑडियो देखिए। इसमें जब बिहार का आदमी को पकड़ा जाता है, बिहार का आदमी को पकड़ा जाता है, ये अच्छा, रैली में टोपी पहन के रखा है और ये पैनल को धन्यवाद, आवाज आपकी बढ़ा दी, आवाज आपकी बढ़ा दी। मुझे लग रहा था कि शायद आप हमारे जो रिपोर्टर खड़े हैं उनके विषय में बात कुछ बता रहे होंगे कि वहां बताइए क्यों नहीं बाइट लेने दिया जा रहा है, बाइट क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है, बताइए। इधर उधर की बात मत करिए, अब आप बताइए बाइट क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है, पीड़ितों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा मीडिया को। आपको सही अगर दिखाएंगे हम सही जवाब देंगे, अगर आप गोदी मीडियापन कराएंगे। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ इसमें गोदी मीडिया और कहां से मीडिया, मैंने सवाल पूछा जवाब दीजिए। अगर आप दलाल बन जाएंगे। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रिपोर्टर खड़े हुए हैं, बताइए बताइए। देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन बॉर्डर देखने की जिम्मेवारी जो है। मैं कोई बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, ये दर्शक देख रहे हैं कि मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारे रिपोर्टर वहां खड़े हुए हैं, मीडिया को एंट्री बैन क्यों है, क्यों नहीं वहां पर रिपोर्टर को बात करने दिया जा रहा है। दूरदर्शन का रिपोर्टर गया है वहां पर, निशांत राय वहां खड़े हुए हैं। नहीं, वहां पर कोई मीडिया को बैन नहीं किया गया है, मीडिया को बैन नहीं किया है, उसको लिखना पड़ता है। देखिए वहां पर बहुत संवेदनशील इलाका है, वहां पर सुबह से खड़े हुए हैं, दोपहर में 3 बज गए, 3:30 1000 पत्रकार जा रहा है, उसको जाने नहीं देंगे। आपको क्यों नहीं जाने देंगे, हम लोकतंत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बैन नहीं किया गया। वो खड़े होकर बता रहे हैं कि बैन है, बात करने की उन्होंने बहुतेरी कोशिश की, एप्लीकेशन लिखी, मेल लिखी कि हमको एक बाइट दिला दीजिए, किसी भी एक पीड़ित से मिला दीजिए। आपकी सरकार और आपका प्रशासन वहां मूक दर्शक बना हुआ है, चीजों को छुपा रहा है और हम उसको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। सरकार साहब आप कितना भी झूठ बोलिए। मैं डॉक्टर कौशल कांत के पास जाऊंगा। डॉक्टर कौशल कांत, इस तरह की जो विषम परिस्थिति है कैसे निपटेगी भारतीय जनता पार्टी, कैसे जो प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि आपने देखा है कि मेरा एक सीधे तौर पर कहना है कि भाई अगर किसी को किसी कानून से कोई दिक्कत है तो सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं। ऐसा अगर प्रदर्शन होगा तो हिंदुओं के घर जलाएंगे, हिंदुओं को पीटेंगे। निखिल जी, ममता जी के लिए, ममता दी के लिए, जिनके नाम में ममता है और एक्चुअली निर्ममता से भरी हुई हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आंकड़ा देता हूं, 2021 में चुनावी हिंसा से करीब 303 लोग अपना घर छोड़ के गए थे, जिसमें से मेजॉरिटी हिंदू थे क्योंकि वो बीजेपी समर्थक थे। और उन्हें हाईकोर्ट में कलकत्ता सरकार यानी ममता दी की सरकार ने रिटन एफिडेविट में दिया है कि केवल 70 लोग जो 303 में गए थे वो वापस होकर आए हैं, बाकी लोग नहीं आए हैं। तो इसी से पता चलता है कि ममता दी कहती कुछ है, करती कुछ है। और एक एग्जाम्पल नहीं है, 2023 में रामनवमी में हावड़ा में जब दंगा हुआ था, उस समय भी जो लोग गए थे अभी तक वापस नहीं आए।
इसके अलावा आसनसोल में मार्च में 2018 में जो दंगा हुआ था, वहां से जो हिंदू छोड़ करके गए थे वो वापस नहीं आए थे। बीच में मत बोलिए सरकार साहब, प्लीज चुपचाप सुनते रहिए, अपने बारे में बोलिएगा, ठीक? बहुत बहुत सुन लिया। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत, आप बोलिए, सिर्फ हम आपको सुन रहे हैं, ठीक है? हाँ, आप सरकार साहब से बिल्कुल सही कहा। अगर ये कह रहे हैं कि वहां पर सब कुछ ठीक है और जो आपने फोटो दिखाई वो गलत दिखाई, तो भैया वो स्कूल में जाने क्यों नहीं दे रहे? आपके पत्रकार को जो वहां गेट पे खड़ा हुआ 50 मीटर दूर से बात कर रहा है, उसको जाने दे और हकीकत दिखाने दे। तो ये केवल ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। और जिस तरह से आप देखिए पूरे देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों को प्रतिशत कहाँ है? असम में है, वहां पे शांति बनी हुई है। देश के सबसे ज्यादा मुसलमान किस प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वहां पर क्या है? वहां पे एक पत्थर तक नहीं चला। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी स्पॉन्सर्ड दंगा करवा रही हैं, हमले करवा रही हैं, हिंदुओं के ऊपर चुन चुन करके आक्रमण किए जा रही हैं, और उसके बाद भी वो मौलानाओं के साथ बैठक करती हैं और उस स्कूल में न किसी को जाने दे रही है, न खुद गई है जानने के लिए कि वहां स्थिति क्या है। इसी से पता चलता है कि ममता बनर्जी निर्ममता बनर्जी है। और उनके लिए कुछ लोग जो कहते हैं ना कि वो फेक हिंदू है, असलियत में वो मुसलमान है, कहा जाता है। बहुत सारे लोग बोल के गए। एक दरअसल पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर की का एक वक्तव्य है, मैं चाहता हूं कि वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं, वो शेयर करें। आ रहे हैं संजय जी, आपके पास भी आएंगे। पहले ये असीम मुनीर का, जनरल असीम मुनीर का मैं चाहूंगा कि वो वीडियो एक बार प्ले करके दिखाएं, और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी आर्मी जनरल जो है उनके जहरीले बोल जो है वो किस तरह से सर चढ़कर बोल रहे हैं। आपको दिखा दे पहले एक बार। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. We are two nations, we are not one nation. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। विनोद मिश्रा जी, आपको मैं यहां पर लेकर आना चाहूंगा। ये टू नेशन थ्योरी की जो बात हो रही है, मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूं, क्या उसी वर्ज पर लेकर जाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल को भी लोग? ये बाइट आपने सच में एक कमाल का काम इसलिए किया है कि संजय सरकार जी जो जिस थ्योरी से बात कर रहे थे उनको ये सुनना चाहिए। क्या बंगाल में जो हो रहा है, क्या वो डायरेक्ट एक्शन डे की याद नहीं दिला रहा है? मुर्शिदाबाद में अगर 80% मुस्लिम हैं तो क्या उनके उस 80% भाईचारे में 20%, 15% हिंदू आबादी नहीं रह सकती? ये वो मैसेज है कि आपने जो टू नेशन थ्योरी को जो बना, पाकिस्तान बना, उसके बाद बांग्लादेश में आते आते वो फेल कर गया मजहब के आधार पे। आप एक मजहब को वोट बैंक बना के उसको एक डायरेक्ट एक्शन डे का रिपीट करने की इजाज़त देते हैं। पश्चिम बंगाल ने लोगों ने देखा है। ये जो आसिफ मुनीर आपके जब बात करते हैं जनरल पाकिस्तान के, तो समझिए कि पाकिस्तान की हुकूमत की पूरी बागडोर उनके हाथ में है, और वो सत्तासीन पाकिस्तान का बंदा जो पूरे दुनिया में भीख मांग रहा है, अभी उसकी हालत है। यहाँ भी पाकिस्तान के जो प्रवासी पाकिस्तानी हैं उनसे भीख मांग ही रहा है, लेकिन उन्हें याद दिला रहा है कि हम हिंदू से बिल्कुल अलग हैं। आप पाकिस्तान बनाया है, ये अल्लाह का फरमान है। आप क्या मजाक बनाए हुए हैं इस देश को, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को, और वक्फ के नाम पे कहानी गढ़ते हैं। क्या वो टू नेशन थ्योरी का ही एक हिस्सा होगा? ये सवाल है आपके सामने में, आपके पार्टी के सामने में, कि जब अभी आप मुनीर को सुनेंगे तो याद करेंगे कि ये देश आपको भी याद रखेगा। ठीक है, आज की बहस सिर्फ यहीं तक रखेंगे, लेकिन संजय सरकार जी, मैं उम्मीद करूंगा कि सत्ता के सुख के लिए गलत को गलत कहना मत भूलिए, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने असीम मुनीर को सुना, अभी तो आप सत्ता सुख भोग रहे हैं, आप टीएमसी के साथ हैं, आप उनका पक्ष रख रहे हैं, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहिए, वरना कोई वो दिन दूर नहीं है जब ये इसी तरह की चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। अगर आप आज गलत के साथ खड़े रहेंगे तो कल गलत आपके साथ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया संजय सरकार जी आपका, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आपका, विनोद मिश्रा आपका, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं निशांत राय आपका भी।